शाम का समय था और बाहर काफ़ी ठंड भी थी। और ठंडा आखिर क्यों भी ना हो, दिसंबर का महीना जो चल रहा था, दिसंबर में शिमला काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। कार के अंदर बैठी हुई लड़की, जो कि अपनी विंडो से शिमला नगरी के नज़ारे देख रही थी, बोली, आपने सही कहा मैडम, इतनी खूबसूरत है हमारी शिमला। ड्राइवर ने उसे लड़की से कहा, हम अभी शहर को थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो और भी खूबसूरत दिखाई देगी आपको शिमला। उसके साथ बैठे एक जवान नौजवान लड़के ने कहा। गाड़ी शिमला को छोड़ आगे पहाड़ों की ओर गई तो वहां से शिमला का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था, जिसे देख वह खुश तो हुई, पर जैसे जैसे वह लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। पहाड़ों की साफ हवा अब उसे घुटन सी लगने लगी और नज़रों में भी दिलचस्प समाप्त सी हो गई थी। बगल में बैठा नौजवान लड़का उसकी तन्हाई और भयपूर्ण मुख को देख बोला, नव्या, मुझे पता है कि यह काम बड़ा जोखिम वाला है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं ना। उसने उसे सहारा दिया। श्लोक, मेरे कुछ बोले ही आप मेरी हालत समझ गए हैं, तभी तो मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या वे लोग इस बात को कबूल कर पाएंगे? बिल्कुल, वे हमारे रिश्ते को ज़रूर अपनाएंगे। मुझे डर लगता है, अगर नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। उसने अपना हाथ उसके हाथों पर रखकर कहा, और दोनों को पता ही नहीं चला कब मंजिल आ गई। शिमला नगर से थोड़ी दूर में स्थित एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली, क्योंकि काफ़ी पुरानी और शानदार नज़र आ रही थी, गाड़ी से सामान उतार हुए हो, हवेली के बड़े गेट के पास पहुंचे शोक की का आवाज़ नहीं, कीबोर्ड खोल दिया गया और वह दोनों अंदर के, जहां पर काफ़ी बड़े पार्क, फाउंटेन और काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। पर नव्या को देखकर लग रहा था कि वह इन सब में से किसी भी चीज़ों पर इंटरेस्टेड नहीं थी। क्या हुआ नव्या, तुम्हें हवेली पसंद नहीं आई? श्लोक में से पूछा। नहीं नहीं, बहुत ही शानदार हवेली है आपकी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। जैसे जैसे वह दोनों अंदर जा रहे थे, नव्या की हिचकिचाहट बढ़ती ही जा रही थी। माँ, बाबा जी, श्लोक ने चिल्लाया, परंतु बाहर कोई न आया। फिर थोड़ी देर बाद एक पतली सी लड़की आई। अरे, श्लोक कब आए? और यह नव्या है ना तुम्हारे साथ? उसे लड़की ने हंसकर कहा, तो उसने भी शर्माते हुए हाँ बोल। पर यह देख नव्या घबरा रही थी, क्योंकि वह पहली बार इतनी बड़ी हवेली में इन लोगों से पहली बार मिल रही थी। ओहो, स्वागत है आपका हमारी हवेली में। श्लोक हमेशा मुझे आपके बारे में बताता, क्या मेरे बारे में आपको कभी बताया? हाँ, आप सौम्य दीदी हैं शायद, श्लोक की बड़ी बहन, नव्या बोली। चलिए अब घर के भीतर भी चलिए, सौम्य बोली। फिर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। खाना खाते वक्त सौम्य, श्लोक और नव्या के बीच कई सारी बातें हुई। माँ बाबा जी काम से चंडीगढ़ गए हैं और दादाजी सो रहे हैं। खाना खाते समय कैसे बीता पता ही नहीं चला, कैसे शाम से रात हो गई। फिर सौम्य ने नव्या को हवेली का आलीशान कमरा दिखाया, जो कि अक्सर मेहमानों के लिए खाली रखा जाता था। वो कमरा इतना बड़ा है कि नव्या को लगा कि उसका पूरा घर उस एक कमरे में आ जाएगा। सौम्य जब कमरे से बाहर गई तो वहां पर श्लोक आया, जो कि उसे हौसला देते हुए बोला, बस कल सुबह तक की बात है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। दरवाजे के फासले भी हमें कब तक दूर रखेंगे? नव्या ने मुस्कुराहट के साथ बोला, काफ़ी रात हो गई है, आप बिना किसी स्ट्रेस के सो जाएं। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें भी। यह कहकर वो बाहर चला गया। रात के शायद 11 बज रहे थे और नव्या को उस मुलायमी बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही थी। वो करवटों पर करवटें बदल रही थी, पर फिर भी सो ना पाई। उसे यही टेंशन थी कि क्या श्लोक के माँ बाप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। ऐसे वक्त में नव्या को केवल एक बुक पढ़ने के लिए चाहिए थी, जिससे उसे जल्दी नींद आ जाएगी। इस हवेली में कोई ना कोई बुक तो ज़रूर होगी, शायद श्लोक के पास। वह तुरंत उसके कमरे में गई तो देखा कि जनाब गहरी नींद में सोच रहे हैं। पर तभी उसकी नज़र अचानक श्लोक के बुक शेल्फ में पड़ी, जहाँ कई किताबें रखी हुई थीं। आखिर क्यों ना हो, श्लोक को था पढ़ना इतना ही पसंद। वहाँ कई किताबें थीं, लेकिन अंधेरे में साफ नहीं दिखाई दे रही थीं। तभी एक बुक अचानक नीचे गिरी और कुछ तस्वीरें भी। उसने अपने फ़ोन की लाइट खोली तो जो उन फोटोज़ में देखा तो चौंक ही गई। इतने में श्लोक की नींद न खुले तो वो उस किताब और फोटोज़ को लेकर अपने कमरे में चली गई। वहाँ पर लैंप खोला और उन फोटोज़ में उसके जवान पिता थे, जो कि शायद श्लोक के पिताजी के साथ खड़े थे, वो भी हर फोटोज़ में, और श्लोक के दादाजी भी, जिन्हें देखकर वो दंग रह गई। उसे लगा कि वो लोग शायद उनके कोई पुराने दोस्त होंगे। फिर उन्होंने कभी उसको इनके बारे में क्यों नहीं बताया होगा। इसके बाद वो उस किताब को खोली, परंतु उसके अंदर कुछ टाइप्ड पेपर्स थे, जो कि उससे अटैच्ड थे। नव्या उसमें लिखी कहानी को
ध्यान से पढ़ने लगी। शिमला एक खूबसूरत नगरी है जिसकी वादियाँ सुंदरता ही नहीं बल्कि प्रेम और दोस्ती की कहानियों का खजाना है। इसी नगरी में रहते थे 5 दोस्त, सीरियस और गंभीर हरमान सिंह, मस्तीखोर हरजीत सिंह, सबका यार और पंजाबी शेर परमिंदर सिंह, बर्फ सी नाजुक शीतल और चुभुली स्मृति। वो पांचों कॉलेजेबक दिनों के पके यार थे। ये ज़माना था 1980 और 1990 के दशक का, जिसे कि आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। उस जमाने के बहुत बड़े और दयालु आदमी थे हरमेंद्र सिंह, जो कि बंटवारे के समय पेशावर से शिमला आए थे और अपने बलबूते पर काफ़ी बड़े बिजनेस की स्थापना की। उन्होंने कभी शादी नहीं की, पर उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया। पहला 2.5 साल कल बच्चा, जो कि उनके दोस्त का जो टीबी की बीमारी से चल बसे, उसका नाम उन्होंने हरमान रखा। और दूसरा एक गरीब औरत का, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया और जन्म देते ही उसकी मौत हो गई। उस बच्चे का नाम हरजीत रखा। हरमेंदार साहिब ने दोनों बच्चों को लाड़ प्यासे पाला पोसा, उन्हें हर खुशी, हर प्यार, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया। उन्होंने उन दोनों को माँ बाप, भाई बहन और दोस्त सबका प्यार दिया। दोनों बेटे भी बड़े होकर काफ़ी सुंदर और सुशील और सम्मान देने वाले बने। दोनों भाइयों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह सौतेली होंगे, बल्कि दोनों जहाँ भी जाते दोनों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते। स्वयं शिमला की हर इमारत, हर वायु और वादियाँ शायद इसकी सबसे अच्छी गवाह है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, यूं हवा के झोंके की तरह पूरा बचपन क्षण में भी जाता है। हरमान और हरजीत जब कॉलेज जाने लगे तो कॉलेज का वह पहला दिन था। न सूरज उग चुका, सूरज उग चुका था, आज हरजीत के कॉलेज का पहला दिन था। तारीख 9 अगस्त 1997 की थी, जब उसने अपने भाई की ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसे दिन वह बहुत ही खुश था और हरमंदिर साहब और हरमन उसकी खुशी देख सकते थे। कॉलेज के पहले दिन हरमंदिर साहब ही खुद अपने दोनों बेटों को यूनिवर्सिटी छोड़ने गए और अचानक ही उन्हें वहाँ पर उनके पुराने दोस्त हर्षवर्धन और उनकी बेटी स्मृति से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में पता चला कि स्मृति और हारजीत दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हरजीत तो मानो कि स्मृति को देखते ही पहली नज़र में उसका दीवाना हो गया हो। उसकी काली आंखों और घुंघराले बालों में वह कहीं खो सा गया था। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात हरमन के दोस्त परमिंदर और शीतल से हुई, जो कि उसके बड़े भाई की क्लासमेट थे। स्मृति, शीतल, हरजीत, हरमन और परमिंदर कॉलेज के वक्त की काफ़ी अच्छे दोस्त बने। पर हरजीत का दिल तो स्मृति पर आ चुका था, लेकिन उसे धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि स्मृति उसको नहीं बल्कि उसके बड़े भाई हरमन को चाहती है, जिसके कारण वह उसे कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाया। करीब 1 साल हो चला था। हरमन ने यहाँ से पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह हायर स्टडीज़ के लिए शिमला से चंडीगढ़ जाना चाहता था। इसी बीच हरमंदिर साहब को शीला देवी स्मृति की माँ का कॉल आता है, जो कि उन्हें कहती है, भाई साहब, बरसों की इस दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। क्या आपको हमारी इकलौती बेटी का रिश्ता आपके बेटे हरमन के लिए स्वीकार है? तुम उन्होंने बिना अपने बेटे हरमन की मर्जी जाने बिना रिश्ते के लिए हामी भर दी। इसी के बाद दोनों ही घरों में शादी की बात शुरू हो गई। स्मृति के तो 4 चांद लग गए, पर हरमन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे यह रिश्ता स्वीकार नहीं, पर उसे मना करने की हिम्मत न थी। वही हरजीत यह बात सुन उदास हो गया था, लेकिन स्मृति के लिए बहुत खुश था। एक दिन बड़ी हिम्मत करके हरमन ने अपने पिता के सामने यह बात रखी, क्यों पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी करेगा। हरमंदिर साहब को भी यह बात समझ आई और उन्होंने कहा कि मंगनी कर लो, फिर पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चले जाना। पर इसी बीच हरमान के दिल का हाल कोई नहीं समझ पाया। इसी बीच 2 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। परमिंदर और शीतल का विवाह था, जिसकी खुशी में हरमन भी 2 साल बाद घर आया। किसी खुशी में शीला देवी ने स्मृति और हरमन की शादी की तारीख के लिए हरमंदिर साहब से बात दोबारा शुरू कर दी। पर बात यह थी कि इन 2 सालों में हरमन ने ना तो स्मृति से कुछ बात की थी और ना ही पत्र लिखा था। और वही दूर हरजीत इस भ्रम में था कि हरमान भी स्मृति को चाहता है, और इसीलिए अब तक उसने उससे इजहार ए मोहब्बत भी नहीं किया था। परमिंदर और शीतल की शादी काफ़ी धूमधाम से बीत गई और अब शीला देवी एवं हरमिंदर दोनों ने ही हरमान को रोक लिया, जो कि वापस चंडीगढ़ जा रहा था। कहा कि इस बार शादी होकर ही बेटा और बहू को एक साथ चंडीगढ़ भेजेंगे। जैसे ही यह सारी बातें हरमन ने सुनी तो वह उसे वक्त कुछ ना बोला।
उसने भी शांत रहकर हमें भर दी। फिर शाम के वक्त हरमंदिर साहब हरजीत के साथ लोन में बैठकर उसकी पढ़ाई और हायर एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे कि तभी हरमन वहाँ आ गया। बाबा, मुझे आज आपसे कुछ बातें करनी हैं। एबिल की बहुत दिनों से ही करनी थी। ऐसी क्या ज़रूरी बात है हरमान? उन्होंने रोचकता से पूछा। बाबा, मैं यह शादी नहीं करना चाहता हूँ। इसे सुन हरमंदिर साहिब बड़े गुस्से से बोल, क्यों क्यों नहीं करनी है तुम्हें यह शादी? चलो कम से कम अब तो आपने पूछा। क्योंकि मैं स्मृति से नहीं, नलिनी से प्यार करता हूँ। क्या हरमंदिर साहब चकित हो गए हैं और हरजीत भी सोच में पड़ गया। हाँ बाबा, नालिनी मेरी पसंद है। तो फिर क्या तुम्हें मेरी पसंद पर कोई ऐतराज़ है? नहीं तो फिर स्मृति से शादी क्यों नहीं कर सकते बाबा? क्योंकि स्मृति मेरी मेरी नहीं आपकी पसंद है, और वह एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी और सुशील घराने की बेटी है। लेकिन मैं उसको नहीं चाहता हूँ। बात चाहने या ना चाहने की नहीं होती है, और इज्जत और शोहरत की है। वह चिल्लाते हुए दोबारा बोले, क्या कहेंगे लोग कि ठाकुर हरविंदर सिंह का बेटा एक कल की आई लड़की के लिए अपने आप को पूरी बिरादरी के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर चल दिया। नहीं बाबा नहीं, नहीं तो स्मृति से शादी करो। मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तभी हरमिंदर उसे एक जोरदार पर मार देते हैं, जिसे देखकर हरजीत हैरान हो जाता है। मैं स्मृति की माँ शिला देवी को वचन दे चुका हूँ, और लोग क्या कहेंगे कि मैं अपना वचन तोड़ दिया। नहीं, चल ही तुम्हारी और स्मृति की शादी होगी। इसी बात पर हरमन कुछ ना बोले, सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। हरजीत ने जब अपने भाई को की आंखों में आंसू देखे तो उसे काफ़ी दुख हुआ। उसने हरमंदिर साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर उससे बात करनी ज़रूरी ना समझी। हरमान जैसे ही अपने कमरे के अंदर आया, वह बहुत ही दुजीखी दिखाई दे रहा था, और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह कभी भी रो पड़े। पर तभी कुछ देर बाद उसे नलिनी का कॉल आया, जिसमें उसने रोते हुए उसे बता रही थी कि उसकी दादी, जो कि उसकी जीने का इकलौता सहारा थी, अब इस दुनिया में नहीं है। नलिनी, जिसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था, उसका सारा संसार उसी की ओर घुमा करता था। आज मैं अनाथ हो चुकी हूँ। हरमान, केवल तुम ही, मैं भी अनाथ हो गया हूँ। क्या हुआ, तुम्हारे बाबा ठीक तो हैं? बाबा ठीक है, पर शायद उनका और मेरा रिश्ता नहीं। क्या हुआ हरमान, सब कुछ ठीक तो है ना? नलिनी ने चिंता जाहिर करते हुए बोला। मैं अभी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वही सब बताऊंगा। और यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उन्होंने झट से अपने कपड़े बदले और शाम को ही चले गए। हरजीत ने हरमन को रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर वह नहीं माना। कहा कि हरजीत भाई, मेरी यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है। उसके यहाँ भाग जाने की बात जब हरमंदिर साहब को पता चली तो वह आग बबूला हो गए, और जब यह बात शीला देवी और उनके परिवार को पता चली तो उन्होंने उन्हें खूब सुनाया। लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए हरमिंदर समझौता पेश किया, जिसमें शीला देवी फट से मान गई, क्योंकि जैसे तैसे उन्हें तो बस यह रिश्ता बड़े खानदान में जोड़ना था। सुबह का समय स्मृति और हरजी दोनों को जब अपनी शादी का रात को पता चला तो दोनों चौंक गए। हरजीत स्मृति से प्यार तो करता था, पर उसे इस तरह नहीं पाना चाहता था। वही स्मृति का रात भर से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सवेरे के समय जल्दबाजी में ही दोनों की शादी उनकी बिना मर्जी के करा दी। स्मृति शादी अब नहीं करना चाहती थी, मगर उसकी माँ, जो कि हर हाल में उसे घराने में रिश्ता जोड़ना चाहती थी, ने उस पर शादी करने के लिए काफ़ी दबाव बनाया, जिसमें वह बाद में राजी। उन्होंने क्रोध में आकर हरमन को कहा, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हरमन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, मर गए हो तुम मेरे लिए। वह गुस्से में चिल्लाकर बोले। बाबा, हरमन ने धीमी आवाज़ में बोल, चले जाओ हरमन, यहाँ से मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। रुक जाइए ठाकुर साहब, नालिनी ने कहा। आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? तुम कौन होती हो हम बाप बेटे के बीच में बोलने वाली? चलिए, अपने मन तो हरमन आपका बेटा है। तुम मुझे रिश्तों के बारे में ना बताओ, जिसे खुद रिश्तों की अहमियत पता ना हो। तुम जैसी नीच और घटिया लड़की क्या जाने पारिवारिक संस्कारों और ख़ानदानी लोगों के बारे में। यह बात सुन नालिनी की आंखें भर आईं। उसे शायद हरमिंदर साहब सिंह कठोर शब्दों की उम्मीद न थी। बाबा, नालिनी अच्छे घर की लड़की है, हरमन ने कहा। वो तो दिख ही रहा है कि कितनी अच्छी लड़की है। बड़ों से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। यह चरित्रहीन लड़की है। क्या तुम्हारी पसंद, जिसमें केवल पैसों के लिए तुम्हें फंसाया होगा? बाबा, हरमन चिल्लाकर बोला।
नालनी चरित्रहीन और लालची नहीं है, बल्कि यह उसी की जिद थी कि मैं आपसे आज्ञा लेकर ही उससे शादी करूं। जहां तक पैसों की बात हो तो हमें आपकी जायदाद से एक फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए। चलो यहाँ से नलिनी, यहाँ हमें कोई नहीं समझने वाला है। और वह दोनों ही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद स्मृति और मेरा एक बेटा, एक बेटी सौम्या और बेटा श्लोक होता है। पहले मेरा और स्मृति का रिश्ता मजबूत ना था। शादी के बाद हम दोनों की काफ़ी लड़ाई हुई, पर आखिर में प्यार ही जीता। लेकिन उसी दिन मैंने जो नलिनी के आंसू, हरमन की आंखों में नाराज़गी देखी थी, लेकिन फिर भी वह दोनों काफ़ी अच्छा प्रेमी जोड़ा बना। उनकी भी दो बच्चे हुए, पहले नाहर सिंह और दूसरा नव्या हरमन सिंह। यह पूरी कहानी पर नव्या के हाशियां उड़ चुके थे। उसने यह कभी भी ना सोचा था कि उसके माँ बाप के साथ उसे घर में क्या क्या अत्याचार हो गए थे। उसके माँ बाप को केवल इसलिए घर से निकाल देना क्योंकि उसके माँ बाप ने अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए थी। वह फोटो जिसमें उसके बाबा थे देखा, वह रोने लगी। इतने सालों तक उसके माँ बाप ने उसे कितनी अच्छी तरह से पाला पोसा, उसकी और उसके भाई की इस चीज़ की भनक तक नहीं लगने दी। शायद तभी हल्का सवाल उठाते उसके माता पिता हमेशा शांत हो जाया करते थे। और आज उसे अपने माँ बाप की हर खामोशी का उत्तर मिल चुका था। वही वह इस बात से हैरान हो चुकी थी कि श्लोक और सौम्य उसके सौतेले कजिन हैं। सौम्या श्लोक का उससे अच्छे से पेश आना अब उसे किसी साजिश की तरफ इशारा लग रहा था। उसे लगा कि श्लोक उससे प्यार नहीं करता, बल्कि केवल बदला ले रहा है। इसलिए उसने किसी को बिना बताए वहां से भागने की सोची। तो तब तक सुबह हो चुकी थी। रात भर न सोने के कारण वो कमज़ोर तो महसूस कर रही थी, लेकिन उस पर इतना दम तो था ही कि वो वहां से भाग सके। उसने अपने माँ बाप को कॉल करना चाहा, पर कॉल लग नहीं रहा था। परंतु उसने आने से पहले अपने माँ बाप को यह तो बता रखा था कि वो श्लोक के साथ शिमला जा रही है, जिसकी परमिशन उसके माँ बाप ने उसे दी थी। यही सोचते हुए जैसे वो बाहर गई तो वहां उसे एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। वह उन्हें देख पहचान गई कि वो हरमेंदार साहिब हैं। उन्होंने भी जब उसकी ओर देखा तो चौंक ही गए थे। वो उसकी ओर खड़े होकर आगे बढ़े तो उसे देख बोला, नालिनी, और सीधा बेहोश हो गए थे। नव्या वहीं पर ही डर सी गई कि उसने कुछ न कहा। तभी नौकर वहां आए और फिर श्लोक और सौम्य भी वहां पर आए। उन्होंने जल्द से जल्द हरमिंदर साहिब को पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। इस बीच नव्या ने श्लोक से कुछ बात नहीं की, जिसे देख श्लोक काफ़ी कन्फ्यूज़न में पड़ गया था। उसने अकेले में नव्या से बात करनी चाही तो वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि श्लोक ने जानबूझकर उससे यह बात छिपाई थी, पर दूसरा मन कह रहा था कि वो शायद कुछ न जानता था। जब वो होश में आ गए थे तो डॉक्टर को बोलकर उन्होंने केवल नव्या को बुलाया और उसे पूछा कि क्या वो श्लोक की प्रेमिका है, क्या वो नालिनी और हरमन की बेटी है, जिस पर उसने हामी भरी। बेड पर लेटे हरमिंदर साहिब रोने लगे और बोले, आज मैं अपने ज़िंदगी की आखिर सांसें ले रहा हूँ। मुझ पर इतनी हिम्मत नहीं है बेटा कि मैं और जी सकूँगा। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी बेटा? मुझ पर इतनी हिम्मत नहीं कि इस हाल में मैं तुम्हारे माँ बाप का सामना कर भी पाऊँगा। मैं सोचता हूँ कि क्या हो जाता अगर मैं तुम्हारी माँ को बहू स्वीकार कर लेता। नहीं दादाजी, आप आज तो मुझे मिले हैं, आपको जीना होगा हमारे लिए। बेटा, मैं तुम्हारा दादा कहलाने लायक नहीं हूँ, आप ही मेरे दादाजी हैं। पर बेटा एक और बात, श्लोक के लिए मुझे तुम पसंद हो, अब इतना तो अनुभव है ही बेटा, इंसान को पहचाने का। यह बात सुनकर पीछे खड़े श्लोक और सौम्य भी हैरान हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से हरमन के बारे में तो सुना था, पर दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी यह बात आज ही पता चल रही है। तो फिर क्या तुम हरमन अंकल की बेटी हो? हाँ, हरमन और नालिनी की बेटी नव्या हरमन सिंह। यह सुन वो दोनों चौंक गए। पर चाहे जो भी हो नव्या, मैं श्लोक केवल तुमसे ही प्यार करता हूँ। और दोनों हरमन सिंह और सौम्य ने उनका साथ दिया। एक हफ्ते बाद नव्या के कारण हरमेंद्र जी की हालत सुधारने लगी। वो उनका इतना खास ध्यान जो रखती थी। इसी बीच आज हरजीत और स्मृति भी चंडीगढ़ से लौट आए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें यह बात पता चली तो हरजीत को तो यह रिश्ता कबूल था और वो खुशी से भी झूम उठा था, पर स्मृति को यह सब साजिश लगी तो उसने यह रिश्ता स्वीकार न किया। वो श्लोक की शादी अपने दोस्त की बेटी श्वेता से करना चाहती थी और उसने काफ़ी बार नव्या की भी बेइज्जती करी। वही कई दिनों से बेटी की कोई कॉल न आने के कारण हरमन और नालिनी भी शिमला आ गए और ढूंढते ढूंढते उन्हें वहीं हवेली मिली।
उस हवेली को देख दोनों की यादें ताज़ा हो गईं। अंदर जाकर जब उन दोनों को भी सारा मामला पता चला तो हरमेंद्र साहिब ने उन दोनों से माफ़ी मांगी। पहले तो उन पर उन दोनों का सामना करने की हिम्मत न थी, पर नव्या के समर्थन से उन्हें वह हिम्मत मिली। हरमन बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने आंखों में आंसू लिए बोला। नालिनी बेटा, तुम गुंडवान हो, संस्कारी हो, तभी तो मेरे त्यागे जाने के कारण भी तुमने इतने सालों तक मेरे बेटे का साथ ना छोड़ा। बेटी, पैसे के लालच में मैं अंधा था, तुम नहीं। यह बात मुझे अब समझ आई, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने हरमेंद्र सिंह को माफ़ तो कर दिया और हरमन को श्लोक और नव्या का रिश्ता स्वीकार था, लेकिन नलिनी को यह रिश्ता स्वीकार ना था। हरमिंदर साहिब के आग्रह में वहाँ दोनों वहीं रुक जाते हैं। सभी खुश थे, लेकिन नव्या और श्लोक को यह बात अच्छी ना लगी कि उनकी माएँ उनके रिश्ते के खिलाफ हैं। पर समय कैसे बीता पता ही ना चला। नलिनी और स्मृति दोनों के बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उन दोनों के बीच रिश्ता तो था, पर इन सालों में उन्होंने कभी एक दूसरे से बात न की थी। उन दोनों को बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि उन दोनों के अंदर काफ़ी सारी समानताएं हैं और वह दोनों काफ़ी कम वक्त में काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई। बाद में उन दोनों को अपने बच्चों का रिश्ता भी कबूल हो गया। फिर धूमधाम से उन्होंने अपने श्लोक और नव्या की शादी की।